Today we will start कॉम्बिनेशन सर्किट्स। तो हम लोग देख ही रहे थे। इस कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में भी वी विल स्टार्ट स्पेशल सर्किट्स। स्पेशल सर्किट्स में जो हम फर्स्ट नंबर का सर्किट देखने वाले हैं बेटा, दैट इज मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। दैट इज मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर क्या होता है मैं बताता हूं। इट इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट that compares two numbers A and B and determine their magnitude comparison। ठीक, ये बात सभी को समझ में आ रही है कि सर व्हाट इज मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का बेटा काम ये है कि ये किसी भी दो नंबर का मैग्नीट्यूड कंपेयर कराएगा और उसके बाद में हमें आउटपुट देगा कि आउटपुट क्या है। तो अब तुम लोग मुझे सोच के बताओ कि अगर मैं एक ऐसा डिवाइस डिजाइन करने वाला हूं जो किसी भी दो नंबर को कंपेयर कराएगा और नंबर क्या है, बाइनरी नंबर है, तो तुम्हारे हिसाब से कितने आउटपुट होंगे? तुम्हारे हिसाब से मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के कितने आउटपुट होने चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। दो। विकास क्या क्या होंगे दोनों आउटपुट? सर अगर कंपेयर हो जाए तो 1, अगर नहीं हो तो 0। अच्छा ठीक है। और कोई बेटा, और कोई आंसर करना चाहे कि कितने आउटपुट होंगे? एनीवन? ट्राई तो करो, ट्राई करने में क्या जा रहा है। सोचो कि अगर सर एक डिवाइस है जो कि दो आउटपुट को कंपेयर कर सकता है, मतलब दो इनपुट को कंपेयर कराएगा और फाइनली उसका आउटपुट मिलेगा कि आउटपुट क्या आएगा। तो अब मेरे इनपुट तो मुझे पता है कि दो है, जिन दो नंबर का कंपैरिजन करना है सर वही दो इनपुट होंगे। बट हाउ मेनी शुड बी आउटपुट्स, मतलब आउटपुट कितने होने चाहिए आपके हिसाब से? एनीवन? वर्षा का आंसर है 1। अच्छा, मुझे धीरज ने आंसर दिया कि 1। प्रबल का आंसर है 3। प्रखर का आंसर है 2। प्रबल कौन कौन से बेटा आउटपुट होंगे? सर ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अच्छा अच्छा ठीक है, प्रबल का आंसर सही है बेटा। देखो अगर कोई भी दो नंबर मेरे पास में, अगर एक मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है तो इसके मैं दो नंबर मुझे कंपैरिजन कराना है तो उसके दो इनपुट होंगे ए और बी। अब तुम मुझे बताओ कि कंपैरिजन के आंसर क्या क्या हो सकते हैं। सर एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि ए इक्वल टू बी हो, एक कंडीशन ये हो सकती है कि ए ग्रेटर देन बी हो, और एक कंडीशन क्या होती है, ए लेस देन बी हो। अगर ये दोनों नंबर 1 है, अगर ये दोनों नंबर क्या है, दोनों नंबर ये बराबर है, तो आउटपुट कौन सा 1 होना चाहिए, ये वाला, और बाकी सारे क्या होने चाहिए, 0 0। अगर ए छोटा है बी से तो कौन सा आउटपुट 1 होना चाहिए, ये वाला, बाकी सारे क्या होने चाहिए, 0 0। अगर ए बड़ा है बी से तो कौन सा आउटपुट 1 होना चाहिए, ये वाला आउटपुट 1 होना चाहिए, बाकी सारे क्या होने चाहिए, 0। तो सर आप कितने भी बिट का सर मैग्नीट्यूड कंपैरेटर ले लो, मतलब कितने भी बिट का मतलब क्या है कि मेरे इनपुट के पास कितनी बिट्स हैं। मेरी बात बेटा सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि मेरे इनपुट के पास कितनी नंबर ऑफ बिट्स है उतना ही मैं बिट का मैं मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बोलूंगा। अगर ए और बी के पास 1 1 बिट है तो मैं क्या बोलूंगा, 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। अगर ए और बी के पास में 2 बिट है तो मैं क्या बोलूंगा, 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। बात सभी को समझ में आ रही है? सर कितने भी नंबर ऑफ बिट्स का मैग्नीट्यूड कंपैरेटर हो, बट आउटपुट विल ऑलवेज बी 3। एक कंडीशन होगी बराबर वाली, एक कंडीशन होगी ग्रेटर वाली, एक कंडीशन होगी लेस देन वाली। ये बेटा सभी को चीज क्लियर हो गई कि आउटपुट कितने होने चाहिए, 3 आउटपुट होने चाहिए। और इनपुट चाहे इनपुट तो आपके 2 रहेंगे और आउटपुट कितने रहेंगे, 3। बेटा दिस थिंग इज क्लियर फॉर एवरीवन? ये चीज सभी को क्लियर है? चलिए अब सर डिजाइन कैसे करेंगे वो देखते हैं।
तो सबसे पहले मैं एक 1 बिट का मैग्नीट्यूड कंपैरेटर देख लेता हूं। ठीक है, तो ए के पास में भी कितनी बिट है, बी 1 है, बी के पास में भी कितना बिट है, 1 बिट है, और आउटपुट कितनी हो सकती है, 3। तो एक है ए इक्वल टू बी वाला आउटपुट, एक है ए ग्रेटर देन बी वाला आउटपुट, और एक है ए लेस देन बी वाला आउटपुट। ठीक है, दो इनपुट 3 आउटपुट। ठीक, तो सर दो बिट्स हैं सर, 2 बिट के सर, एक बिट के इनपुट हैं, तो सर कितने बिट्स हैं मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ 2 बिट्स है सर। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती है, 4। या तो ए की वैल्यू 0 हो, बी की वैल्यू 0 हो, एक 0 1 हो, एक 1 0 हो, और एक 1 1 हो। तो अगर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 हो, तो तुम मुझे बताओगे इनमें से कौन सा आउटपुट 1 होगा, ए इक्वल टू बी 1, क्योंकि दोनों ए क्या है, बी इक्वल टू बी है, तो ये 1 होगा, बाकी सारे क्या होंगे, 0 0। अगर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तो बताओ कौन सा बड़ा है, बी बड़ा है, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला 1 होगा, बाकी सारे क्या होंगे, 0 0। सर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू बेटा 1 है, बी की वैल्यू 0 है, तो इसके लिए तो मुझे बताओ जरा कौन सा वाला आउटपुट 1 होगा, ये वाला 1 होगा, बाकी सारे क्या होंगे, 0 0। और ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, तो कौन कौन से आउटपुट 1 होंगे तुम्हारे, ए इक्वल टू बी वाला 1 होगा, बाकी सारे क्या होंगे, बाकी सारे 0 होंगे। तो इस तरीके से 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का ट्रुथ टेबल बन जाएगा। अब तुम यहां से सर इनके लिए मैं एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करूं, सर 4 ही इनपुट है सर, 4 ही इनपुट कॉम्बिनेशन है सर, इनके लिए सर क्यों सर आप के बना तो डायरेक्ट बता सकते हैं सर। अगर मैं a इक्वल टू बी की बात करूं, अगर a इक्वल टू बी की बात करूं, तो सर ये किस लॉजिक गेट की ट्रुथ टेबल है, तुम्हें क्या लग रहा है सर, ये XNOR गेट की ट्रुथ टेबल है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं y1 मान लेता हूं, इसको मैं y लेता हूं, इसको मैं y3 मान लेता हूं। ठीक है, तो y1 का एक्सप्रेशन क्या आएगा, y1 इक्वल टू a XNOR b। ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखना चाहूं y1 के लिए, तो क्या आएगा, a XNOR b। y2 के लिए अगर मैं एक्सप्रेशन लिखना चाहूं, तो देखो सर एक ही आउटपुट की वैल्यू के, ये एक ही इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट की वैल्यू 1 है, तो सर तो डायरेक्टली जो मिनटर्म है उसी को लिख दीजिए, तो इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, a b बार। y3 की वैल्यू क्या आएगी सर, एक ही मिनटर्म के लिए आउटपुट की वैल्यू है, तो क्या लिखें, डायरेक्ट उसकी को लिख दो आप, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, a बार b। ये चीज सभी को समझ में आ गई क्या, ये वाली चीज बेटा सभी को समझ में आ रही है, ये वाली बात सभी को समझ में आ रही है, किस तरीके से मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब तो कुछ काम ही नहीं बचा है, अब क्या करो, अब सिंपल सा 2 इनपुट ले लो, इसको डिजाइन कर लेते हैं लॉजिक गेट। तो तुमको कौन कौन से, एक तो तुम्हें XNOR गेट की जरूरत पड़ेगी, तो एक में XNOR गेट ले लिया मैंने, दिस इज माय XNOR गेट। एक मुझे AND गेट की जरूरत पड़ेगी, और एक मुझे AND गेट की जरूरत पड़ेगी। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज A, दिस इज B। लेकिन सर मुझे B बार A बार भी चाहिए, तो क्या करूंगा, एक नॉट गेट ले लेता हूं। यहाँ पे मैंने एक नॉट गेट ले लिया, तो ये वाली लाइन किसकी हो जाएगी, दिस लाइन इज A बार, ये B लाइन है, यहाँ पे भी एक नॉट गेट ले लूं, ये वाली कौन सी लाइन हो गई, B बार। ठीक है, अब मुझे पहले सबसे पहले क्या चाहिए, A XNOR B चाहिए, तो A को यहां से लेके जाओ, B को यहां से लेके जाओ, तो ये मुझे क्या मिल गया, y1 इक्वल टू A XNOR B। फिर अगली बार मुझे क्या चाहिए, A B बार, A B बार, तो A तो यहां से ले जाओ, और B बार यहां से चाहिए मुझे, तो B बार मैंने यहां से ले लिया, तो ये मुझे क्या मिल गया, y2 इक्वल टू A B बार। ठीक, फिर मुझे क्या चाहिए, A बार B, तो A बार यहां से ले जाओ और B यहां से ले जाओ, तो ये मुझे क्या मिल गया, y3 इक्वल टू A बार B। ठीक, तो सर ये वाला एक्सप्रेशन किसके लिए है, ये वाला एक्सप्रेशन A इक्वल टू B के लिए। सर ये वाला एक्सप्रेशन किसके लिए है, ये वाला एक्सप्रेशन है A इज ग्रेटर देन B के लिए। सर ये वाला एक्सप्रेशन किसके लिए है, वो है A लेस देन B के लिए। ये सभी को बेटा समझ में आ गया किस तरीके से हम लोग लॉजिक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। बेटा दिस थिंग इज क्लियर फॉर एवरीवन। कमेंट सेक्शन में बोलते रहो तो मुझे थोड़ा क्लियर होता रहेगा कि तुम लोग को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वरना फिर मैं दोबारा बताऊंगा, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो मुझे बोलो, मैं दोबारा फिर बताऊंगा।
चलिए ठीक है बेटा, ठीक, ओके। तो सर ये बात तो पहले समझ में आ गई मुझे कि वन बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के लिए ये कहानी हो गई, ठीक है। दिस थिंग इज क्लियर फॉर एवरीवन, आई होप दैट। बट सर ये देखिए कि वन बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में 4 इनपुट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो तुम मुझे ये बताओ कि 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में कितने इनपुट कॉम्बिनेशन आएंगे? एनीवन कमेंट सेक्शन में कि 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में कितने इनपुट कॉम्बिनेशन आएंगे? 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में कितने कॉम्बिनेशन आएंगे? नो प्रबल, आंसर इज नॉट राइट। शिवम, आंसर इज नॉट राइट। अगर सर 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के बारे में आप बात कर रहे हो, तो अगर मैं 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के बारे में बात करूं, 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के बारे में बात करूं, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो A इनपुट है उसके पास में कितनी नंबर ऑफ बिट्स है? 2 नंबर ऑफ बिट्स है, तो A1 A0। B जो मेरे पास में बिट्स है उसके पास में कितने नंबर बिट्स है? 2 बिट्स है, B1 B0। तो अगर मैं इनकी ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश करूं, A1 A0 B1 B0, ये 4 टोटल मेरे पास नंबर ऑफ इनपुट्स हो गए, 4 टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स हो गए हैं। तो 2 इनपुट, लेकिन ये दोनों क्या है? 2 बिट के हैं। तो 4 नंबर ऑफ इनपुट लाइंस हैं, तो क्या है? 2 टू द पावर 4 कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। सिर्फ 2 बिट के मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बनाने के लिए मुझे 16 कॉम्बिनेशंस को एनालाइज करना पड़ेगा। बेटा ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसी तरीके के 16 बेटा प्रबल और अनुरूप 16 आएगा। हाँ, तो इसी तरीके से सर अगर मेरे पास 3 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बनाने की कोशिश करूंगा, अगर मैं 3 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बनाने की कोशिश करूंगा, तो बताओ कितने इनपुट कॉम्बिनेशन आएंगे? जल्दी बताओ। अगर मेरे पास में, अब तो तुम्हें बता देना चाहिए, मैंने बता दिया है, अगर मेरे पास में 3 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बने? नो नियति, नॉट, आंसर इज नॉट बेटा 8, 64। यस, क्योंकि 3 बिट्स होंगे A के पास में, A2 A1 A0। 3 बिट्स किसके पास में होंगे? B के पास में, B2 B1 B0। तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स लाइंस कितनी हो गई? 6। 2 टू द पावर 6 कितना होता है? 64। तो सर ये थोड़ा फीजिबल नहीं है कि मैं 64 इनपुट कॉम्बिनेशन लिखूं और उनको सबको एनालाइज करता बनूं, उनके लिए के मैप सॉल्व करूं 6, और 6 इनपुट्स के लिए तो मैंने के मैप भी नहीं पढ़ा सर। तो सर ये तो बहुत ही कहानी कंडीशन दिक्कत देने वाली है। तो क्यों ना कोई एक ऐसा तरीका खोजने की कोशिश करें कि हम बिना इनपुट ये ट्रुथ टेबल बनाए, क्या हम आउटपुट एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। सबसे पहले ध्यान से तुम देखो, अब सभी लोग ध्यान से देखो बेटा, सभी लोग ध्यान से देखना, तभी चीज समझ में आएगी, वरना अदरवाइज ऊपर से निकल जाएगी। कि मैंने ये देखा कि A इक्वल टू B के लिए कौन सा लॉजिक आया एक्सप्रेशन? XNOR। मतलब ये कि कोई भी चीज अगर इक्वल होती है तो वहां पर XNOR का इस्तेमाल होता है। तो आपको ये ध्यान हो कि XNOR को ही मैंने इक्विवेलेंस लॉजिक गेट भी बोला था, इक्विवेलेंस लॉजिक गेट भी बोला था। तो क्यों बोला था? क्योंकि ये हमेशा ये बताता है कि जो दोनों इनपुट आपने लगाए हैं XNOR गेट की इनपुट लाइंस में, वो अगर बराबर होंगे तभी इसके आउटपुट की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज 0 होगी। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये बात समझ में मुझे आ गई सर कि अगर कहीं पे इक्वालिटी चेक करनी है तो आई हैव टू यूज द XNOR गेट। ये बात सभी को समझ में आ रही है? चलो, दूसरी बात मैं करता हूं कि सर अगर मैं एसओपी एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहा हूं या मैं मिनटर्म के बारे में बात कर रहा हूं, तो अगर A की वैल्यू 1 है तो मैं A लूंगा, अगर A की वैल्यू 0 है तो मैं A बार लूंगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा लॉजिक यूज करते हैं? पॉजिटिव लॉजिक यूज करते हैं। ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो सर अगर मैं 1 बिट के लिए ये कह रहा हूं कि A इज ग्रेटर देन B, सर, और बाइनरी के पास में तो दो इनपुट्स होते हैं, या तो 1 होता है तो या 0 होता है। तो अगर A बड़ा है B से, तो तुम मुझे बताओ A की वैल्यू क्या होगी? 1, और B की वैल्यू क्या होगी? 0। क्योंकि अगर A भी 0 हो जाएगा तो A इज नॉट ग्रेटर देन B, बट तो अगर दोनों 0 0 हो जाएंगे तो कंडीशन कौन सी हो जाएगी? A इज इक्वल टू B। अगर A 0 हो जाए और ये 1 हो जाए तो कंडीशन कौन सी हो जाएगी? A इज लेस देन B, क्योंकि ये क्या है? बाइनरी के पास से 2 ही वैल्यूज होती हैं, 1 या 0। और ये क्या है? मिनटर्म के मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो ये किस फॉर्म में है? मिनटर्म के फॉर्म में। तो देखो अगर A की वैल्यू 1 है तो क्या लिया है? A, B की वैल्यू 0 है तो क्या लिया है? B बार। मतलब ये कि अगर मैं A इज ग्रेटर देन B के फॉर्म में कोई भी चीज चाहता हूं और मुझे मिनटर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो जो ग्रेटर है उसको तो नॉर्मल फॉर्म में रखूं, और जो लेसर है वो उसको किसके फॉर्म में रखूं? कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में रखूं।
सेम इस तरीके से कि a इज लेस देन b, तो बड़ा कौन सा है b, तो b को मैं किस फॉर्म में रखूंगा, नॉर्मल फॉर्म में रखूंगा। a छोटा है तो उसको कौन से फॉर्म में रखूंगा, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रखूंगा। तो ग्रेटर, लेसर और इक्वल के लिए किस तरीके से एक्सप्रेशन लिखा जा रहा है, ये सभी को इसमें लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले तो मुझे ये बताओ कि ये a इक्वल टू b, a इज ग्रेटर देन b और a इज लेसर देन b, किस तरीके से ये आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट सेक्शन बताओ जल्दी से मुझे। ठीक है, अगर a इक्वल टू b है तो कौन सा लॉजिक यूज करेंगे, एक्स नॉर। अगर a इज ग्रेटर देन b है तो मैं क्या यूज करूंगा, a b बार, क्योंकि जो बड़ा है उसको नॉर्मल फॉर्म में रखना है और जो छोटा है उसको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रखना है। ठीक है, और a इज लेस देन b के लिए हम क्या करेंगे, a इज लेस देन b के लिए हम सर b बड़ा है तो b को नॉर्मल फॉर्म में रखेंगे, a को a बार में रखेंगे क्योंकि ये छोटा है। ये चीज सभी को समझ में आ गई? चलो अब एक चीज और ध्यान से देखते हैं कि सर हमने 11th 12th में सेट थ्योरी पढ़ी हुई है, बात सभी को समझ में आ रहा है? सेट थ्योरी पढ़ी है, उसमें एक इंटरसेक्शन होता है और एक यूनियन होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब तुमने ग्राफ में पढ़ा होगा, सर दिस इज इंटरसेक्शन और दिस इज यूनियन। अब मैं इंटरसेक्शन यूनियन का दूसरा मतलब बता रहा हूं कि मेरे पास में कंडीशन 1 है और कंडीशन 2 है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा कि कंडीशन 1 भी होनी चाहिए और कंडीशन 2 भी होनी चाहिए। मेरी बात सभी को, ये बात सभी को समझ में आ रही है कि इसका मतलब क्या है, कंडीशन 1 भी होनी चाहिए, कंडीशन 2 भी होनी चाहिए। दिस इज मीन ऑफ इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब ये है कि कंडीशन चाहे तो 1 हो जाए, या तो कंडीशन 1 हो जाए या कंडीशन 2 हो जाए। ठीक है, ये सेट थ्योरी समझ में नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर एक और तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी हो तो एंड और का मतलब आप जानते होंगे। अगर कंडीशन 1 भी मुझे करनी है और कंडीशन मुझे 2 भी करनी है, समझते मेरी बात को सभी लोग ध्यान से, कि मुझे कंडीशन 1 को भी करना है, कंडीशन 2 को भी करना है, तो एंड लगाओगे या और एंड। और मुझे अगर कंडीशन 1 कर लो या चाहे कंडीशन 2 कर लो, कोई भी दोनों में से एक कंडीशन कर लो, तो क्या लगाओगे, और मेरे बूलियन अलजेब्रा में एंड को मैं बोलता हूं प्रोडक्ट और को मैं बोलता हूं सम। दिस थिंग इज क्लियर और नॉट बेटा, दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? ये बात सभी को क्लियर हो रही है बिल्कुल, कि मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर दोनों कंडीशन है तो क्या लगाना पड़ेगा, एंड। और बूलियन लॉजिक में, बूलियन अलजेब्रा में एंड को मैं क्या बोलता हूं, प्रोडक्ट, और को क्या बोलता हूं, सम। ये कहानी, अगर इतनी कहानी तुमको समझ में आ गई बेटा, तो दुनिया में चाहे कितने भी बिट का मैग्नीट्यूड कंपैरेटर हो, तुम तीनों आउटपुट का लॉजिकल एक्सप्रेशन अपने आप लिख सकते हो। दुनिया में कोई भी तुम्हारा मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बना रहा है एक्स वाई जेड, कैसे वो देखो अभी समझ में आएगा। एक मैं 2 बिट का मैं बताऊंगा, 3 बिट का बेटा तुम बताओगे मुझे। मैं 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के बारे में बेटा बात कर रहा हूं, ध्यान से सभी लोग देखना, अभी आंसर निकालने की कोशिश मत करना, ध्यान से देखना। किताबों में आंसर दे देंगे ट्रुथ टेबल से, बट जो लॉजिक समझा रहा हूं, तुम्हें जो शॉर्टकट समझा रहा हूं, वो बुक में नहीं बताएगा। हर चीज में फिजिक्स है, मैथमेटिक्स नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट को, और खासकर टेक्निकल सब्जेक्ट को, अगर मैथमेटिक्स बनाने की कोशिश करोगे तो परेशान हो जाओगे। उसको फिजिक्स की तरह ट्रीट करो, रियल लाइफ की तरह ट्रीट करो। मेरे पास में सर 2 नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, और बेटा आउटपुट कितने होंगे इसके लिए, 3। दैट इज a इक्वल टू b, a इज ग्रेटर देन b और a इज लेस देन b। सर 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो a के पास में कितने नंबर ऑफ इनपुट बिट्स होंगे, 2, a1 a0। b के पास में कितने नंबर बिट्स होंगे, 2, दैट इज b1 b0। a1 क्या है, MSB, a0 क्या है, LSB। b1 क्या है, MSB, b0 क्या है, LSB। ये b1 b0 किसके लिए, b के लिए, a1 a0 है किसके लिए, a1 a0 किसके लिए, a के लिए। सर अगर मैं a और b के बारे में बात करूं फॉर एग्जांपल, और इनको मुझे बराबर करना है, तो तुम मुझे बताओ कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सर। पॉसिबिलिटीज सर हो सकती है, वो तो कितनी हो सकती है वो बात हम बाद में करेंगे। अगर a को बराबर होना है और ये 2 बिट का नंबर है, तो ये 0 0 है, तो ये भी क्या होना चाहिए, 0 0।
ये अगर 0 1 है तो ये भी क्या होना चाहिए 0 1, ये अगर 1 0 है तो ये भी क्या होना चाहिए 1 0, तभी तो क्या होंगे बराबर होंगे ए और बी। ये अगर 1 1 है तो ये भी क्या होगा 1 1। तो क्या बेटा मैं ये कह सकता हूं कि A1 बराबर तो B1 आना चाहिए और A0 बराबर B0 आना चाहिए। बेटा ये बात सभी को समझ, तभी A इक्वल टू क्या होगा B होगा। दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ ये चीज अभी सभी को क्लियर है कि नहीं है, कि अगर A और B को मुझे बराबर करना है तो A1 बराबर B1 और A0 बराबर B0 आना चाहिए। ओके बेटा ठीक है। तो क्या मैं इसके लिए ये कह सकता हूं A1 और B1 को बराबर होने के लिए, A1 और B1 को बराबर होने के लिए, बराबर करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है XNOR। तो A1 XNOR B1, ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? A1 XNOR B1 ये किस चीज को, किस कंडीशन को इंश्योर करेगा कि A1 और B1 क्या हो बराबर हो, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा कि इक्विवेलेंस लॉजिक किसके लिए यूज करते हैं बराबर के लिए। A0 और B0, A0 और B0 ये भी बराबर होने चाहिए, तो इसके लिए भी क्या कंडीशन आ जाएगी A0 XNOR B0। ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? A0 XNOR B0। तो क्या सर अब सर एंड या और की बात करनी है, क्या सर A1 बराबर B1 हो जाए या फिर A0 बराबर B0 हो जाए, तो इसके लिए क्या इक्वल टू B हो सकता है? नो सर, अगर दोनों को, अगर A इक्वल टू B को करना है तो A1 इक्वल टू B1 भी होना चाहिए और A0 इक्वल टू B होना, दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करनी है तभी A इक्वल टू B आएगा। तो यहाँ पे सम आएगा या प्रोडक्ट आएगा? प्रोडक्ट। ये चीज सभी को क्लियर होगी बेटा कि नहीं होगी? एंड यस नवनीत, बेटा ये चीज सभी को क्लियर होगी कि नहीं होगी? कैसे एक्सप्रेशन लिखा? कोई डाउट हो तो बिना हेजिटेशन के पूछो, मैं दोबारा फिर बता दूंगा। बेटा ये एक्सप्रेशन सभी को समझ में आ गया? सर A1 XNOR B1 क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि इक्विवेलेंस बराबर करता है। A0 इक्वल टू B0 क्यों किया? क्योंकि इक्विवेलेंस करता है। हाँ वर्षा बेटा मैं एक बार और बता देता हूँ, ठीक है? तो चलो एक बार फिर से और देख लेते हैं, सभी लोग ध्यान से समझो एक बार, जिनको डाउट हो हल्का हल्का वो भी देख लो एक बार, ठीक है? ठीक है बेटा मैं बता रहा हूँ। देखो मैंने ऊपर अभी थोड़ी देर पहले कंडीशन बताई थी तुमको कि बराबर के लिए इक्विवेलेंस यूज करते हैं, बड़े के लिए जो बड़ा है उसको नॉर्मल फॉर्म में रखते हैं और जो छोटा है उसको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रखते हैं, ठीक है? इस तरह से A B बार आगे, क्योंकि A बड़ा है B छोटा है, A छोटा है B बड़ा है, तो B को नॉर्मल फॉर्म में रखा है, A को मैंने किस फॉर्म में रखा? कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रखा। ये बात तो सभी को समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन मैंने ये बताई थी, एक कंडीशन मैंने बताई कि अगर दोनों कंडीशन एडजस्ट करनी है कि ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, तभी चीजें हमें बराबर होंगी या तभी चीजें हमें मिलेंगी, तो तुम एंड यूज करोगे। और ऐसा होगा कि दो कंडीशन दी है, एक कंडीशन हो जाए चाहे दूसरी कंडीशन हो जाए, तो हम और यूज करेंगे। एंड के लिए हम प्रोडक्ट यूज करते हैं अपने डिजिटल में, और के लिए हम लोग सम यूज करते हैं। अब देखो ध्यान से कि अगर सर मेरे 2 बिट का नंबर है तो दोनों बिट के नंबर में मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर A के पास में A1 A0 है, B के पास में B1 B0 है, तो अगर बेटा इन दोनों नंबर को बराबर करना है तो A1 और B1 भी बराबर होना चाहिए और A0 और B0 भी बराबर होना चाहिए, तभी तो पूरा बेटा A और B इक्वल टू क्या होगा? बराबर होगा। ये बात सभी को समझ में आ रही है? तो A1 और B1 को बराबर करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? XNOR। A1 XNOR B1, B1 A0 और B0 को मैं बराबर करने के लिए क्या यूज करूंगा? A0 XNOR B0। अब ये ऐसा हो सकता है क्या कि A1 B1 हो जाए चाहे A0 B0 बराबर हो जाए? नो, ऐसा तो नहीं हो सकता। दोनों ही कंडीशन को एडजस्ट करना पड़ेगा, A1 B1 को भी बराबर होना पड़ेगा, A0 B0 को भी कराना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे एंड यूज करना चाहिए या और? एंड। ये सभी को बेटा क्लियर होगी कंडीशन? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? एनीवन? बेटा मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है या ये ब्रेक हो रहा है? बेटा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, ब्रेक हो रही है? क्लियर है, क्लियर है। चलिए यार आज तो क्लास घर से ले रहा हूँ यार, घर पे तो आवाज क्लियर आती है, नेटवर्क अच्छा आता है। एक बार जिन लोगों को बेटा ब्रेक हो रही है एक बार अपना रिफ्रेश करो तो क्लियर हो जाएगा। बेटा फर्स्ट वाली कंडीशन सभी को समझ में आ गई? फर्स्ट वाली कंडीशन सभी को समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है। अब 2 लड़कियां हैं क्लास में, एक है श्रुति और एक है करुणा, ठीक है? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, परेशान मत हो जाना, एग्जांपल दे रहा हूं। एक है श्रुति एक है करुणा। श्रुति को मैंने हाथ में 14 रुपए दिए, श्रुति को मैंने हाथ में 14 रुपए दिए, करुणा को मैंने 23 रुपए दिए। तो तुम मुझे बताओ कि श्रुति को मैंने कितने दिए? 14 दिए। ध्यान से सुनो सभी लोग, श्रुति को मैंने 14 रुपीज दिए और करुणा को मैंने कितने दिए? 23 रुपीज दिए। तो श्रुति करुणा में से मेरे पास कौन शिकायत करने आएगा कि सर आपने मुझे कम पैसे दिए? एनीवन? कमेंट करो बेटा, श्रुति को मैंने कम पैसे दिए या मैंने करुणा को पैसे कम दिए? किसको मैंने कम पैसे दिए? श्रुति को मैंने 14 रुपीज दिए, 14,
करुणा को मैंने 23 दिए, तो तुम मुझे ये बताओ कि मैंने श्रुति को कम पैसे दिए या करुणा को कम पैसे दिए? श्रुति को। सभी लोग कह रहे हैं श्रुति को पैसे कम दिए। क्यों? श्रुति से मेरी कोई दुश्मनी है? नो, समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है नियति बेटा, मुझे ये बताओ तुम मुझे कि तुमने कैसे पहचाना कि मैंने श्रुति को कम रुपए दिए? अरे सर आप कैसी बातें कर रहे हो सर, ये तुम बचपन से चाहते 14 सर छोटा होता है। एमएसबी, यस यू आर वेरी गुड बेटा। सर किसी भी चीज को बड़ा या छोटा मैं पहचानता हूं उसके एमएसडी से। अभी मैं बी नहीं बोल रहा हूं, बिट नहीं बोल रहा हूं, मैं डिजिट बोल रहा हूं। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम है ना 14 और 23, उसकी एमएसबी से, एमएसडी से। सर 14 और 23 के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर मैं 14 और 23 के बारे में बात करूं, जस्ट वेट अ मिनट, अगर मैं 14 और 23 के बारे में बात करूं तो सर मैंने ये देखा कि ये दोनों की एमएसबी में से, दोनों की एमएसबी में से इसकी एमएसबी बड़ी है। यहीं पे बात खत्म हो गई सर, आगे क्या है मुझे देखना ही नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने ये कहा कि मैंने किसी को 20 रुपए दिए और किसी को मैंने 18 रुपए दिए, तो तुमने क्या देखा? तुमने देखा दो, मतलब इसकी एमएसबी। अब मेरा ब्रेन का सिस्टम ऐसा हो चुका है कि वो मुझे पता ही नहीं पड़ता कि ब्रेन सोच कैसे रहा है, लेकिन ब्रेन एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है कि उसने इसकी एमएसडी देखी, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट देखी। जिसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बड़ी है, जिसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बड़ी है वो नंबर बड़ा है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और देता हूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं 246 235। अब बताओ कौन सा नंबर बड़ा है बेटा? अब कौन सा नंबर बड़ा है, 246 या 235? जल्दी बताओ, 246 या 235? 246। चलो थैंक गॉड कोई 235 की बोल रहा है, वरना बहुत दिक्कत हो जाती। ठीक है, सारे 246 बोल रहे हैं। ठीक है, तो सर यहां पे देखो सर, दोनों की एमएसबी क्या है? बराबर है। तो तुमने क्या किया? तुमने ये किया, तुमने ये किया, यार ये चल क्यों नहीं रहा है? हाँ, दोनों की एमएसबी अगर बराबर, तुमने क्या किया? तुमने इससे पिछला वाला फिर डिजिट देखा, सर कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। तो सर मुझे ये बात समझ में आई कि अगर मेरे पास में A2 A1 A0 B2 B1 B0 है और मुझे ये करना है कि भाई दोनों में से कौन सा बड़ा है, सबसे पहले मैं A2 B2 चेक करूंगा। अगर A2 बड़ा हो गया B2 से, सर A1 A0 B1 B0 में, B1 B0 में क्या है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। A2 A मेरा बड़ा हो जाएगा B से, मतलब अगर A2 बड़ा है B2 से तो मैं डायरेक्टली ये कह दूंगा सर कि A इज ग्रेटर देन B। बट अगर A2 और B2 बराबर हैं तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? A1 B1। अगर A1 बड़ा हो गया सर B1, अगर A2 B2 बराबर है और अगर A1 बड़ा हो गया B1 से, तो A0 B0 पे क्या है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता सर, A इज ग्रेटर देन B हो जाएगा। बात भी क्लियर हो रही है? बट सर मेरी किस्मत इतनी खराब है कि A2 A1 भी A2 बराबर B2 है, A1 बराबर B1 है, तो फाइनली मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? A0 B0। सर ये A0 B0 वाली कंडीशन में कब चेक कर रहा हूं? मैं ये तब चेक कर रहा हूं जब A2 बराबर B2 A1 बराबर B1। जब ये दोनों बराबर है तभी मैं A0 B0 को चेक करूंगा, वरना तो मैं A1 B1 से काम चला लूंगा। ये सभी को बेटा क्लियर हो रहा है? ये चीज सभी को क्लियर हो रही है? अनुपम बेटा यार अभी रुक जाओ बेटा, अनुपम अपना आवाज थोड़ा, ये अपना वीडियो बंद करो। अनुपम अपना कैमरा ऑफ करो। हाँ, ये चीज बेटा सभी को क्लियर हो रही है? बेटा ये बात सभी को क्लियर होगी कि हम किसी भी नंबर, बड़े नंबर को कैसे पहचानते हैं? ठीक ठीक, चलो अब ध्यान से देखो कि सर अगर मुझे मेरे पास में एक नंबर है दैट इज A1 A0, B मेरे पास में एक नंबर है B1 B0। ठीक, और मुझे कंडीशन किसके लिए निकालनी है? A ग्रेटर देन B के लिए। तो बेटा कंडीशन क्या हो सकती है सर? ए कंडीशन तो ये हो सकती है कि A1 बड़ा हो जाए B1 से। अगर A1 बड़ा हो गया B1 से तो इसके लिए कंडीशन क्या आएगी? इसके लिए कंडीशन क्या आएगी बेटा बताओ मुझे? A1 बड़ा है तो B1 बार में, ये किसके लिए कंडीशन है कि अगर A1 बड़ा हो गया B1 से तो A1 की वैल्यू 1 होगी, B1 की वैल्यू 0 होगी, तो उसके लिए डायरेक्ट में क्या रख सकता हूं? A1 B1 बार। ठीक, ए कंडीशन क्या हो सकती है कि A1 B1 बराबर हो फिर A0 बड़ा हो B0 से, मतलब कि ए कंडीशन तो ये हो गई, दिस इज वन कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? A1 बराबर हो B1 के
और और फिर ए नॉट बड़ा हो जाए बी नॉट से। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये दो कंडीशन समझ में आ रही है कि सर पहले कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी होने के लिए दो कंडीशंस पॉसिबल है सर, कि या तो a1 बड़ा हो जाए b1 से डायरेक्टली खत्म हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि a1 बराबर b1 हो, मतलब कि सर ये दोनों अगर बराबर हो गए तो मैं a नॉट b नॉट को चेक करूंगा, अगर a नॉट बड़ा आ गया b नॉट से तो सर मेरा a इज ग्रेटर देन b हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, तो इसके लिए कंडीशन क्या आ सकती है? a नॉट b नॉट बार a नॉट b नॉट के बराबर होंगे, लेकिन ये कंडीशन कब? जब a1 x नॉट b1। ये बात सभी को समझ में आ रही है? सर ये वाली कंडीशन तब जब a1 बराबर हो b1 के लिए, तो a1 और b1 को बराबर करने के लिए मैं क्या करता हूं? a1 x नॉट b1। तब जब ये a1 x नॉट b1 हो तब a नॉट b नॉट बार हो, तो मैं कौन सी कंडीशन हो गई? दूसरी कंडीशन हो गई। अब तुम बताओ कि सर मैं a नॉट b नॉट को तभी तो चेक करूंगा जब a1 बराबर b1 होना चाहिए, तो दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए साथ में। तो a1 x नॉट b1 के साथ एंड आएगा या और आएगा? एंड। तो एक कंडीशन ये हो गई। एक कंडीशन कौन सी हो गई? a1 b1 बार हो गई। तो अब तो मुझे बताओ कि एक कंडीशन नंबर 1 तो ये हो गई कंडीशन नंबर 1, और कंडीशन नंबर 2 कौन सी हो गई? ये हो गई। इन कंडीशन 1 और कंडीशन 2 के बीच में एंड आना चाहिए या और आना चाहिए? एनीवन? कंडीशन 1 और कंडीशन 2 के बीच में एंड आना चाहिए या और आना चाहिए? और वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब तुम किसी भी मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हो। और क्यों सर? क्योंकि अगर a1 बड़ा हो गया b1 से तो सर ये कंडीशन तो देखने की जरूरत ही नहीं है, a इज ग्रेटर देन b में डायरेक्टली कह सकता हूं। दूसरी वाली अगर ये वाली कंडीशन नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो फिर मैं ये वाली कंडीशन देखूं, तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो जाए, a इज ग्रेटर देन b हमेशा होना ही होना है सर। सर इस वाली कंडीशन के बीच में एंड क्यों लगाया? इसलिए लगाया बेटा कि मैं a नॉट b नॉट को तभी चेक करूंगा जब a1 b1 क्या हो? a1 b1 बराबर हो। ठीक। तो अगर बेटा ये चीज समझ में आ गई है आप लोगों को, तो अब मुझे a इज लेस देन b के लिए आंसर लिख के दिखाओ। जल्दी से मुझे a इज लेस देन b के लिए आंसर लिख के दिखाओ कि क्या आंसर आएगा। a इज लेस देन b के लिए आप अपने कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताओ, तो मैं मानूंगा कि अब तुम्हें समझ में आया है। जल्दी लिखो सभी लोग। बेटा जो मेरी थर्ड क्लास आज होती है ना, जो टीएसडी के 12:30 से 1:30 होती है, उस टाइम पर समीक्षा मैडम मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की क्लास लेंगी। ठीक है, उन्होंने मुझसे बोला था इन्फॉर्म करने के लिए। तो आप सभी लोग क्या कहते हैं, थर्ड क्लास उनकी अटेंड करना। वो शायद लिंक वगैरह शेयर आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में जो भी कराएं वो कराएंगी आप लोगों को। ठीक है, या आप लोग गूगल क्लासरूम वगैरह जाकर एक बार चेक कर लेना, वहां लिंक तो नहीं आई है। तो 12:30 से 1:30 बजे की जो क्लास है वो आप लोगों की थर्ड क्लास होगी। ठीक है, प्रबल ने आंसर बहुत जल्दी से दे दिया है। प्रबल ने आंसर दे दिया है a1 बार b1 प्लस a1 x नॉट b1 a नॉट बार b नॉट। यस प्रबल, दिस इज द राइट आंसर। a1 बार b1 प्लस a1 x नॉट b1 a नॉट बार b नॉट। यस बेटा, सभी लोगों का आंसर जो प्रबल और नवनीत ने जो आंसर दिया है दैट आंसर इज राइट। क्या बेटा सभी लोगों को ये आंसर आ रहा है? अगर नहीं आ रहा हो तो मुझे बताओ, तो मैं एक बार फिर बता दूंगा। सभी लोगों को बेटा यही आंसर आ रहा है? ठीक है, तो a इज लेस देन b के लिए क्या हो जाएगा? a इज लेस देन b के लिए हो जाएगा सर a1 बार b1 प्लस a1 x नॉट b1 a नॉट बार b नॉट। दिस इज द आंसर फॉर a इज लेस देन b। तो मुझे लगता है ये चीज सभी को क्लियर हो गई। अगर मैं 3 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है कि आप लोग लिख लोगे। 3 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के लिए कोई कितने भी बिट का सर कंपैरेटर दे दो सर, अब तो हम लिख ही लेंगे। 3 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में a के पास में कितनी डिजिट्स होंगी? a2 a1 a0। b के पास में क्या होगा? b2 b1 b0। आउटपुट्स कितने होंगे? 3। y1 इक्वल टू y1 है a इक्वल टू b, y2 है a इज ग्रेटर देन b, और y3 है a इज लेस देन b। ठीक है, तो तुम लोग y2 y3 का तुम लोग लिखना, y1 का मैं लिख दे रहा हूं, इजी वाला मैं लिखूंगा, टफ वाला तुम लोग लिखोगे। तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा? a1 x नॉट b1, सॉरी पहले मैं शुरू करता हूं a2 से।
ठीक है, तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा, A2 XNOR B2 A1 XNOR B1 A0 XNOR B0। अब तुम Y2 Y3 के लिए लिखो अपनी कॉपी में, सभी लोग लिख लेंगे बेटा, सभी लोग Y2 और Y3 के लिए एक्सप्रेशन लिख लेंगे। ठीक है, लिखो लिखो बेटा, सभी लोग लिखो, लिखना है अभी, बाद में नहीं लिखना है, अभी लिखना है। और मैं पूछूंगा मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में। ऐसा करो कि सब लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करके रख लो Y2 का एक्सप्रेशन, जिससे पूछूंगा वो कमेंट टाइप करेगा, बस वो एंटर प्रेस करेगा। सभी लोग कमेंट सेक्शन में एक्सप्रेशन लिख लो, जिससे मैं पूछूंगा वो आंसर बताएगा। आज तो जब भाग गया मीटिंग क्लास छोड़ के, बोले तो सर ने मुझसे पूछ के तो दिक्कत हो जाएगी, मैं कैसे बता पाऊंगा आंसर। तो बेटा देखो, बीच में अगर लिंक टूटा तुम लोगों का, कहीं भी बीच में अगर थोड़ा सा भी तार अगर हिल गया तो चीजें फिर ऊपर से जाने लगेंगी। तो इसीलिए दिमाग को बिल्कुल अपने क्लास में रखना है, चीजों को समझ में आना। बाकी चीजें बहुत सिंपल है, इतना सिंपल सब्जेक्ट है ये डिजिटल सर्किट, यू कांट इमेजिन। ईडीसी हो गया और बाकी सब्जेक्ट्स हो गए, दे आर टफ, दिस इज वेरी इजी। हाँ, अभी तक तो इजी है। सिक्वेंशियल सर्किट जब शुरू होगा, जब ये सेकंड यूनिट जब खत्म होगी, जब थर्ड यूनिट शुरू होगी, तो हो सकता है शायद थोड़े लोगों को टफ लगे, बट जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं इसी तरीके से अगर हम पढ़ेंगे, सब्जेक्ट को मैथमेटिक्स ना मानते हो फिजिक्स मान के पढ़ेंगे, तो चीजें आसान ही रहेंगी। अगर लॉजिक के साथ पढ़ेंगे तो चीजें पूरी आसान रहेंगी, बस आपको लॉजिक के साथ पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलो तो मैं पूछता हूं, इससे पूछ लूं, अश्लेषा आंसर करेगी बेटा। बेटा अश्लेषा आंसर बताओ, क्या आंसर आया। जब तक अश्लेषा आंसर करी, किसी और का आंसर आ गया तो वो भी बता दो, और को बता दो, क्योंकि थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन आएगा, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा टाइम लग रहा होगा लिखने में। अभिषेक का आ गया, A2 B2 बार। नहीं अभिषेक, थोड़ा सा मुझे गलत, अच्छा नहीं अभिषेक, आंसर इज रॉन्ग, आंसर इज रॉन्ग अभिषेक का। और कोई, अभिषेक थोड़ी सी गलती की है, मुझे समझ में, मैं समझ पा रहा हूँ तुमने क्या गलती की है, समझ में आएगा। अश्लेषा का है A2 B2 बार A2 XNOR B2। नहीं अश्लेषा, थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, मैं बताता हूँ थोड़ी देर से बताता हूँ। और कोई, और एनीवन जिसका भी आंसर आया हो A इज ग्रेटर देन B के लिए, टाइप करो कमेंट सेक्शन, बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। B1 होगा सेकंड में सर। नहीं अभिषेक, थोड़ा सा और भी गलत है बेटा, we will see, but good try। प्रबल A2 B2 बार A2 XNOR B2 A1 B1 बार। यस प्रबल, द आंसर इज राइट बेटा, प्रबल का आंसर बिल्कुल सही है। थोड़ा सा लॉजिक समझते तो समझ में आ जाता। A2 B2 बार A2 XNOR B2 मल्टीप्लाई विद A1 B1 बार A1 XNOR B1। नहीं प्रभांशु, थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, थोड़ा सा गलत हो गया। नवनीत का आंसर A2 XNOR B2 A1 बार। यस नवनीत बेटा, आंसर इज राइट। शिवम का आंसर सही है। नियति का आंसर, थोड़ा सा नियति भी गलत कर गई। चलो देखते हैं एक बार कैसे, मैं एक बार बता देता हूँ, देखो सर A इज ग्रेटर देन B के लिए, तो सर A कंडीशन तो ये हो सकती है कि A2 B2 बार हो जाए, A2 बड़ा हो जाए, MSE बड़ा हो जाए, तो बात खत्म हो गई। A1 और B1 को मैं कब चेक करूंगा, A1 B1 को मैं तब चेक करूंगा जब A2 B2 हो बराबर और A1 बड़ा हो जाए B1 से। तो A2 XNOR B2 A1 B1 बार, ये बात सभी को समझ में आ गई। प्लस अब सर थर्ड कंडीशन में कब चेक करूंगा, जब दोनों बराबर हो जाए, A2 B2 बराबर हो जाए और A1 B1 बराबर हो जाए, तब मैं किसको देखूंगा, A0 B0 को। तो कंडीशंस के लिए क्या होगी, A2 XNOR B2 A1 XNOR B1 प्लस ये इसी मल्टीप्लाई A0 B0 बार। सभी को समझ में आ गया बेटा, जो गलती कर रहे थे उनको समझ में आ गया कि कहां गलती हो रही थी। ठीक है,
हाँ बेटा, पहली बार में थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा पहली बार में लिखने में दिक्कत हो जाती है, बट आई थिंक नाउ इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर सभी को समझ में आ गया? याद करने की जरूरत है क्या इनके एक्सप्रेशन को? क्या इनके एक्सप्रेशन को याद करने की जरूरत है कि बिना याद करे लिखोगे? अरे बताओ, याद करने की जरूरत है कि नहीं है? हाँ, नो, वेरी गुड सर, यही आ रहा था पर टाइप करने में टाइम लग रहा था। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, तो याद करने की जरूरत नहीं है, वेरी गुड। अच्छा, नवनीत ने मुझसे कल या परसों शायद उसने मुझे एक क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन भेजा था व्हाट्सएप पे, दैट इज फॉर प्राइम इम्प्लिसेंट्स, एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट्स, प्राइम इम्प्लिसेंट्स। बेटा ये जो कंसेप्ट है ये केमैप का है, बट एक्चुअली ये आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है। जो आपका आरजीबी का सिलेबस है ना, उसका ये पार्ट नहीं है। तो इस कंसेप्ट को मैं क्या करूंगा, मैं अपना जो YouTube पर जो मैं सीरीज डाल रहा हूँ, जो मैं गेट की सीरीज डाल रहा हूँ, उसमें मैं ये एक लेक्चर डाल दूंगा डिजिटल का मैं एक प्लेलिस्ट बना के, उसमें ये आपको ये प्राइम इम्प्लिसेंट्स क्या होते हैं, एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट्स क्या होते हैं और कैसे निकालते हैं इनको, आई विल अपलोड ऑन दैट प्लेलिस्ट इन YouTube, है ना। जो मेरा YouTube पर चैनल है मैं उसको वहां डाल दूंगा और आप लोग को इसकी जब भी डालूंगा उसकी लिंक शेयर करा दूंगा। बट डोंट वरी, इट इज नॉट इन पार्ट ऑफ योर सिलेबस इन आरजीबी एग्जाम, ठीक है नवनीत? चलो, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं एज लेस देन बी के लिए। एज लेस देन बी के लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा, a2 बार b2 प्लस a2 x नॉर b2 a1 बार b1 प्लस a2 x नॉर b2 a1 x नॉर b1 a नॉट बार b0। तो यही एक्सप्रेशन आएगा तीनों के लिए, ठीक है? हाँ बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा, तुम लोग इसीलिए, अच्छा मैंने नहीं भेजा यार, ये नंबर किसका है? मुझे लगा कि ये नंबर शायद इसका है। अच्छा, शिवम मुझे भेजा था क्या व्हाट्सएप पे? ठीक है शिवम, ठीक है, चलो तो ठीक है। सभी को समझ में आ गया ना बेटा? ये मैग्नीट्यूड कंपैरेटर सभी को समझ में आ गया बेटा? मैग्नीट्यूड कंपैरेटर सभी को समझ में आ गया? आई होप सभी को समझ में आ गया हो। इसमें कुछ अभी तक तो कुछ याद करने लायक था नहीं, बट इसमें थोड़ा सा कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी जैसे क्या कहते हैं गेट में ईएससी में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो मैं लिखा देता हूँ। कुछ फॉर्मुलेज होते हैं कि मैग्नीट्यूड कंपैरेटर अगर n बिट का है, ठीक, तो एंट्रीज इन ट्रुथ टेबल कितनी होंगी? एंट्रीज इन ट्रुथ टेबल होंगी 2 to the power 2n, 2 to the power 2n, ठीक, सॉरी 2n नहीं, just wait a minute, 2 to the power n, दिस इज द एंट्रीज इन द ट्रुथ टेबल। अगर बेटा n की वैल्यू 1 है, अगर 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, तो नंबर ऑफ एंट्रीज इन द ट्रुथ टेबल कितनी हो जाएंगी? n की वैल्यू 1 रखो तो कितनी आएंगी? 4। अगर n की वैल्यू 2 है तो कितना आएगा? 2 to the power 2 is 4 and 2 to the power 4 is 16। समझ में आ रहा है जो मैंने बताया था अभी कि अगर 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर तो कितनी एंट्रीज आएंगी? अगर n इक्वल टू 3 है तो n इक्वल टू 3 में कितनी एंट्रीज हो जाएंगी? 2 to the power 3 is 8, 2 to the power 8 कितना होता है? 2 to the power 8 कितना होता है? ये यहां से एंट्री निकालोगे तुम लोग तो तुम्हारी एंट्रीज निकल के आ जाएंगी, ठीक है? यार सब कुछ फॉर्मूले में सब कुछ गलती है क्या? 2 to the power 2n ही आना चाहिए, सॉरी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि 64 एंट्रीज आनी चाहिए ना, इससे तो बहुत हो जाएंगी, इससे 256 एंट्रीज हो जाएंगी, गलत हो जाएगा। मेरी कॉपी में गलत लिखा हुआ है, 2 to the power 2n ही है, ठीक है? 2 to the power 2n है, ये ध्यान रखना फॉर्मूला। इसके बाद में नंबर ऑफ इक्वल कंडीशंस अभी सभी समझा दूंगा, पहले लिख लें तो मुझे, फिर सभी को क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ इक्वल कंडीशंस आएंगी 2 to the power n, 2 to the power n, अभी समझा दूंगा बेटा सब लोग बिल्कुल। और नंबर ऑफ ग्रेटर और लेसर कंडीशंस आएंगी 2 to the power 2n minus 2 to the power n divided by 2।
टू टू द पावर 2n माइनस 2 टू द पावर n बाई 2। अब तो समझा देता हूँ कैसे, यहाँ ध्यान से देखो, 1 वेट के लिए देखो जब मैं टेबल बनाई थी, दिस इज बेटा 1 वेट, n की वैल्यू यहाँ कितनी है 1, एंट्रीज कैसे निकालते हैं 2 टू द पावर 2n से, n की वैल्यू 1 रखो, कितनी एंट्रीज आ गई टू टेबल में 4, 1 2 3 4। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। इक्वल कंडीशंस कैसे निकालते हैं 2 टू द पावर n से, तो n की वैल्यू कितनी 1, तो कितनी वैल्यू होगी 2, तो इक्वल कंडीशन कितनी है, एक इक्वल कंडीशन तो ये आई 0 0 और एक इक्वल कंडीशन कितनी आई 1 1। बात सभी को समझ में आ गई बेटा। इसके बाद ग्रेटर और लेसर कंडीशन, ग्रेटर और लेसर कंडीशन कैसे निकालते हैं 2 टू द पावर 2n माइनस 2 टू द पावर n डिवाइड बाय 2। मतलब ये सब जितनी टोटल एंट्रीज हैं उनमें से इक्वल कंडीशन घटा दो, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, और डिवाइड बाय 2 कर दो। क्यों 2 कर दो कि सर 4 कंडीशंस थी, 4 में से इक्वल वाली कंडीशन कर दी, फिर 2 कंडीशन बची, दोनों में से एक कंडीशन ग्रेटर की, एक कंडीशन लेसर की, इसके डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं कि आपकी ये क्या है टोटल एंट्रीज, ये क्या है, ये है टोटल एंट्रीज, ये क्या है इक्वल कंडीशन। तो ग्रेट सारी एंट्रीज में से इक्वल कंडीशन घटा दी तो उनमें कितनी कंडीशन बचेंगी, आधी कंडीशन उसमें ग्रेटर की होगी, आधी कंडीशन उसमें क्या होगी लेसर की होगी, इसलिए मैंने डिवाइड बाय 2 किया है। तो ये फॉर्मूला बेटा याद रखना, n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 के लिए तुम डायरेक्ट निकाल लोगे, लेकिन उसने बोल दिया n इक्वल टू 5 n इक्वल टू 6 तो कैसे करोगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद रखना है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया बेटा, दिस थिंग इज क्लियर और नॉट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में यही था, और मुझे लगता है मैग्नीट्यूड कंपैरेटर अब तुम लोगों को क्लियर भी हो गया होगा। इसके बाद में क्लास खत्म करने वाला हूं, थोड़ी सी चीजें बताने वाला हूं जो हम कल पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। दैट इज मल्टीप्लेक्सर। कल की क्लास में हम लोग मल्टीप्लेक्सर को देखेंगे बहुत डिटेल में, अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है मैनी टू वन, मैनी टू वन। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं तुमको कि तुम लोग एक हाईवे पर चल रहे हो जो कि 6 लेन हाईवे है, 1 2 3, ये 3 लेन है, और 3 लेन के पास में यहां भी ये बीच में एक आपका डिवाइडर है और 3 लेन यहां पर है, इसी को 6 लेन बोलते हैं। ठीक है, दिस इज 6 लेन है, और तुम यहां से जा रहे हो अपनी कार से, तुम यहां से अपनी कार से जा रहे हो, यहां से दूसरा कोई ट्रक वगैरह जा रहा है, यहां से भी कोई एक कार वगैरह जा रही है। तो क्या हो सकता है 3 लेन में कि अगर मैं वन साइड के लिए देखूं, अगर मैं वन साइड के लिए देखूं तो वन साइड में क्या है कि सर एक बार में 3 चीजें जा सकती हैं, एक कार भी आ सकती है, यहाँ पे 2 कार भी हो सकती है, एक बाइक भी जा सकती है सर, और एक स्कूटर भी जा सकता है, एक ट्रक भी जा सकता है, या ट्रक जा सकता है या बस जा सकता है। ये 3 लेन है, 3 जा सकता है। नहीं सर, हमारी रीवा की रोड में तो एक ही लेन में 4 चीजें साथ में चलती है। बेटा मैं आइडल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक एक लेन में अगर एक एक कार, एक एक स्कूटर या एक एक कोई भी ट्रक या कुछ भी बस जा रही है तो एक बार में 3 चीजें जा सकती है। इसके आगे जाके तो जब तुम चल रहे हो, यहां पे जाके एक छुइया घाटी पड़ी। क्या है ये? दिस इज छुइया घाटी। रीवा में है ना छुइया घाटी, छुइया घाटी, या कोई भी बेटा पहाड़ पड़ा, कोई भी पहाड़, जो बाहर के लोग हैं वो नहीं जानते होंगे, तो कोई भी एक पहाड़ पड़ा। ठीक है, आप चले आगे। अब पहाड़ पे तो सर 6 लेन बन नहीं सकता, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके नीचे एक टनल बना दी, छोटी सी टनल बना दी। ये तीनों लोग साथ में चल रहे हैं, ये भी साथ में चल रहे हैं, ये भी साथ में चल रहे हैं, लेकिन टनल तो सर छोटी होती है, सकरी सी होती है, तो कोई भी चीज एक एक करके तो अंदर जाएगी। तो पहले अगर ये आगे चल रही तो ये चली गई, इसके बाद फिर ये चली जाएगी, फिर इसके बाद ये चली जाएगी। तो सर हुआ ये कि ये तीनों लोग साथ में चल रहे थे, ये तीनों लोग साथ में चल रहे थे, लेकिन इस टनल में से कैसे निकलेंगे? एक एक करके निकलेंगे। सबसे पहले एक कार निकल जाएगी, फिर एक स्कूटर निकलेगा, फिर एक बस चल निकलेगी, और फिर एक क्या निकलेगा? एक ट्रक निकलेगा। एक एक करके सर चीजें निकलेंगी सर। तो मतलब ये था कि सर यहां पे ये सारे के सारे पैरेलली चल रहे थे, और यहां पे आके सब कैसे हो गए? सीरियली मतलब एक एक करके, पहले एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया।
बात समझ में आ रही है? तो ये जो है ये सब इस डिवाइस के लिए क्या थे, इस टनल के लिए क्या थे, इनपुट, और इसके निकलने के बाद ये सब क्या हुआ, इस टनल के बाहर का क्या है, ये आउटपुट। मतलब इनपुट में तो कई सारे एक साथ आए, बट आउटपुट में एक बार में क्या निकला, एक निकला। इस टनल को मैं डिजिटल सर्किट में बोल रहा हूं मल्टीप्लेक्सर। दिस मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो कॉल्ड मैनी टू वन। मतलब इनपुट में तो मैनी है, एक साथ मैनी है, बट आउटपुट में एक ही निकल रहा है एक बार में। बात समझ में आ रही है? दिस मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। बुक में डायरेक्ट लिख देते हैं पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर, मल्टीप्लेक्सर इज आल्सो कॉल्ड एज पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। क्यों? इसलिए बेटा ये बात सभी को समझ में आ गया, व्हाई मल्टीप्लेक्सर इज कॉल्ड एज पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। ठीक है, आई होप दिस कंडीशन इज क्लियर फॉर एवरीवन। बेटा ये बात सभी को समझ में आ गया, व्हाई मल्टीप्लेक्सर इज कॉल्ड एज मैनी टू वन एंड व्हाई मल्टीप्लेक्सर इज कॉल्ड एज पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। ठीक है बेटा, ठीक है। अब इसका यूज क्या हो सकता है मल्टीप्लेक्सर का, मल्टीप्लेक्सर को सर कैसे डिजाइन करते हैं, मल्टीप्लेक्सर की क्या ट्रुथ टेबल होती है, ब्ला 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 ब्ला, हम लोग सब कल की क्लास में डिटेल्ड में अच्छे से देखेंगे। मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, इनकोडर, आने वाली 5 से 6 क्लासेस हम इनके बारे में करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है, बट गेट के पर्सपेक्टिव से, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई क्लास पार्टी खत्म हो गई, उसके बाद सर 3 लेन फिर से आ गई, तो फिर वो डिवाइड हो जाएंगे क्या वापस? मतलब सीरियल से मेरा डिवाइस का काम तो पैरेलल टू सीरियल है ना। मैं टनल को सिर्फ क्या बोल रहा हूँ, मल्टीप्लेक्सर बोल रहा हूँ। उसके बाद तुम इनपुट के साथ जो कराना तुम वो कराओ यार। जैसे डीमल्टीप्लेक्सर अगर आगे लगा दोगे, डीमल्टीप्लेक्सर का काम भी क्या होता है, डीमल्टीप्लेक्सर का काम होता है सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर। मेरा काम ये है कि पैरेलल को सीरियल में ले आए, तो टनल का जो काम है दैट इज अ मल्टीप्लेक्सर ओनली। ओके, ठीक है। ये तो एक रियल लाइफ का एग्जांपल दिया है चीजों को समझने के लिए। बाकी हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं बेटा, व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर, क्या इसका यूज है, रियल लाइफ में क्या यूज है, क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं, वी विल सी इन वेरी डिटेल्ड मैनर। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। कल की क्लास में वी विल स्टार्ट मल्टीप्लेक्सर।